जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि हमारा जियोग्राफी का चैप्टर चल रहा था, अध्याय नंबर आपका 4 चल रहा था, प्राथमिक क्रियाएं नाम से हमारा अध्याय चल रहा था। उसमें हमने अध्याय में ये देख लिया था कि मानव जो है वो प्राथमिक क्रियाएं किस प्रकार से करता है, या उन प्राथमिक क्रियाओं को समझने से पहले हमने एक बात ये भी समझी थी कि मानव के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है रुपया पैसा कमाने के लिए, जिनको हमने नाम दिया था आर्थिक क्रियाओं नाम से। तो उन आर्थिक क्रियाएं जो है, यानी वे क्रियाएं जिनसे मानव जो है आय प्राप्त करता है, इनकम प्राप्त करता है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। और मानव जो है कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है? तो मानव जो है 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। पांचों के नाम दे रखे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं। इसको हमने पिछले वीडियो सेशन में अच्छे से समझा था। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो सेशन में कुछ आगे की ओर। तो बात चल रही थी हमारी प्राथमिक क्रियाओं पर। हमने प्राथमिक क्रिया कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़कर छोड़ दिया था पिछले वीडियो सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं कि उन प्राथमिक क्रियाओं में, प्राथमिक क्रिया तो याद होगी आपको कौन सी थी? वे क्रियाएं जो सीधी भूमि से जुड़ी होती है, या सीधा भूमि से जो संसाधन होते हैं, प्राप्त होते हैं, उनका सीधा ही मानव जीवन में उपयोग कर लिया जाता है। जैसे हमने देखा था आखेट करना यानी शिकार, जैसे हमने देखा था मछली पकड़ना, जैसे हमने देखा था कृषि करना, जैसे हमने देखा था खनन इत्यादि कार्य। तो उन जैसे हमने देखा था भोजन संग्रह करना, उन सभी कार्यों में हम लोग थोड़ा सा अपना कंसेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व में भोजन संग्रह का कार्य जो है वो 2 भागों पर किया जाता है। पहले तो आप ये विश्व की बात जब आएगी तो थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूं मैं। आपको स्क्रीन पर चलता हुआ मैप दिख रहा होगा संसार का। इस मैप में आपको 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे अच्छे से, कि ये 7 महाद्वीप है और इन 7 महाद्वीप में हमारे सारे के सारे संसार के देश बसे हुए हैं। इन 7 महाद्वीपों में आपको उधर उधर की साइड एक महाद्वीप दिख रहा होगा जिसको डार्क कर रखे इन 7 महाद्वीपों को। उधर उधर वाला महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत और चीन आता है। उसके बाद में बात करें नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो हमारा आ गया अफ्रीका महाद्वीप। जो ऊपर की तरफ आ गया वो हमारा आ गया यूरोप महाद्वीप। जो ये इधर की तरफ आपको महाद्वीप दिख रहा है ये हमारा आ गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो हमारा आ गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जो उधर की तरफ नीचे दिख रहा है वो आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो ये नीचे की तरफ आ गया वो आपका आ गया अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर ओनली बर्फ ही बर्फ है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पर लोग नहीं रहते, या रहते हैं तो भी वो कोई छिदा बिरला का व्यक्ति रहता होगा, उसकी वजह से इसको निर्जन, यानी कि जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, कोई मनुष्य नहीं रहता, इसकी वजह से इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं। तो ये हमारे 7 महाद्वीप आपको संसार के मैप में दिख रहे होंगे। इन 7 महाद्वीपों पर हम बात करेंगे अक्षांशों की। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तो आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा सामने। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं आपको खड़ी हुई दिख रही है और कुछ रेखाएं आपको ये पड़ी हुई रेखाएं दिख रही है। तो ये जो खड़ी हुई रेखाएं होती है इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और ये जो पड़ी हुई रेखाएं होती है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इन अक्षांशों के आधार पर, और वापस ये सामने एक मैप दिख रहा होगा संसार का फिर से, इन अक्षांशों के आधार पर यानी इन पड़ी हुई रेखाओं के आधार पर हम बात करेंगे। हमारे 2 भाग बांटे हमने कि विश्व में भोजन संग्रह 2 भागों में किया जाता है। एक आपका है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और एक आपका है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। मैं एक बार के लिए आपको फिर से मैप दिखा रहा हूं, और इस मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो ये आपका ऊपर की तरफ डार्क कर रखा है कनाडा का जो भाग है, तो उत्तरी कनाडा यानी ऊपर का भाग है इसलिए उत्तरी कनाडा, और यूरोप और एशिया का ऊपरी भाग है जिसको डार्क कर रखा है इसलिए उसको बोला उत्तरी भाग है तो इसलिए बोला उत्तरी, और यूरोप और एशिया के इसलिए मिलाकर के बोल दिया यूरेशिया यानी उत्तरी यूरेशिया। और जो एक नीचे की तरफ भाग दिख रहा है आपको चिली, जिसको दक्षिण में है तो इसलिए बोलते हैं दक्षिणी चिली। अब ये उच्च अक्षांश कैसे हुआ और ये निम्न अक्षांश कैसे हुआ, ये इसको समझना कि जो ऊपर का भाग है, ये संसार का जो मैप दिख रहा है इसमें जो ऊपर का भाग है और जो नीचे का भाग है, जब ये ग्लोब में मिल जाएगा तो ये उच्च भाग हो जाएगा, चाहे वो ऊपर से गिने चाहे वो नीचे से गिने। तो उच्च भाग है वो ऊपर से उच्च भाग है, ये नीचे से उच्च भाग है, इसलिए इसको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र बोलते हैं। ये ऊपर वाला आ गया और ये नीचे वाला सारा जो दिख रहा है ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाएगा। और जो इस संसार के मैप में आपको जो बीच का भाग दिख रहा है, जो सारा का सारा बीच में भाग दिख रहा है, वो सारा का सारा भाग आपका जो है संसार के मैप में जो दिख रहा है वो सारा का सारा कहलाएगा आपका निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। यानी बात करें जो 40 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर का जो भाग है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाएगा, और जो 0 से 40 डिग्री के बीच का या इनके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। आपको 7 महाद्वीपों में कुछ डार्क किया वो भाग दिख रहे हैं। चलो दिखाता हूं आपको एक मैप और, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको एक मैप और, जिसके अंदर आपको अच्छे से दिख रहा होगा सर उत्तरी कनाडा कहां पर है आपका, उत्तरी यूरेशिया कहां पर है, और दक्षिणी चिली कहां पर है। ये आपको इस मैप के अंदर दिख रहा होगा। उसके बाद में अमेजन बेसिन, ये जो 3 मैंने नाम बताए, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, यहां पर क्या किया जाता है? भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है 2 भागों में।
तो अक्षांशों के अंदर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में अगर बात करें प्रॉपर की, तो वो कौन कौन से आपके देश या महाद्वीप बोले जाएंगे, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, एक तो उत्तरी कनाडा, उच्च अक्षांशों में तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, और निम्न अक्षांशों के अंदर कौन आ जाएगा आपका अमेजन बेसिन, कागो बेसिन और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो ये तो हमारा था उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कि विश्व में भोजन संग्रह करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, इन महाद्वीपों में किया जाता है या इन भागों में किया जाता है। आपको इतनी बात तो अच्छे समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं आपको कुछ इमेजेस के जरिए समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि आपको जो चित्र है वो क्या होता है कि चित्र से जो चीज़ बात समझी होती है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है, कि वो डायग्राम से हमारा माइंड के अंदर घूमता रहता है कि हाँ सर ने दिखाया था, वो मैप वहाँ पर था, वो देश वो महाद्वीप वहाँ पर था, वो भाग वहाँ पर देखा था हमने, तो उसका लगभग हमें बड़ा बड़ा याद रह जाता है। और वो चीज़ अगर समझी हुई है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। बाकी रट्टा लगाने का काम तो आपके सामने फिर लिखा ही पड़ा है, रट्टा लगा लेना कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। लेकिन आपको ऐसे नहीं, आप अपना एक काम कीजिएगा, एक कम से कम 10 या 15 आप संसार के मैप लेके आइए जिसमें सारे महाद्वीप दिखते हों, और कुछ आपके जो है इंडिया के मैप लेके आइए, उनको अच्छे से भरना सीखिए, उन अक्षांशों को देशांतर को भरना सीखिए। बाकी आपके लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगा जिनमें अच्छे से आपको मैप वगैरह भरवाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। आज के लिए इतना, इसके अंदर इतना समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमने ये देख लिए एक बार संसार के, ये फिर से आपको एक बार जो मैप मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से देख लिए, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन, कागो बेसिन और दक्षिणी पूर्वी एशिया है कहाँ पर, डायरेक्ट किए हुए हैं। जो आपके डायरेक्ट किए हुए हैं उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, वो आपके डायरेक्ट किए मैंने रेड कलर से, और जो अमेजन बेसिन, कागो बेसिन और दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसको मैंने डायरेक्ट किया आपको नीले कलर से। ओके फ्रेंड्स, अभी कुछ आगे समझते हैं। ये तो होगी बात कि विश्व में भोजन संग्रह 2 भागों पर किया जाता है, वो भाग हमने देखे विश्व के अंदर संसार में। अभी बात करते हैं कि भोजन का जो कार्य है या भोजन संग्रह का जो कार्य है, इसकी विशेषता क्या है, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जरा समझिए, चलिए आगे कुछ थोड़ा और समझते हैं कि आखेट और भोजन संग्रहण जो है, आखेट यानी शिकार करना और भोजन संग्रहण यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का कार्य, ये लोग क्यों करते हैं, यानी कि इन आखेट को करने की और भोजन संग्रहण करने की क्या विशेषता है, यानी कि लोगों का रीजन क्या रहता है इनको करने की, या इनको करने के लिए क्या किन औजारों की आवश्यकता होगी या किस प्रकार का ज्ञान की जरूरत होगी, इनकी बात कर लेते हैं। ये सारी विशेषताओं के अंदर गिना जाएगा। तो एक नंबर बात करते हैं हम लोग कि कठोर जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है आखेट और शिकार का, ये भोजन संग्रहण कहाँ पर किया जाता है, कठोर जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, छोटा क्वेश्चन भी बनकर पूछ सकता है, तो जलवायु कैसे बताओगे, कठोर, कठोर का मतलब यानी कि शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। दूसरी बात करें अपने आदिम समाज के लोग करते हैं, यानी आदि मानव जो लोग होते हैं वो ये लोग सबसे ज्यादा कार्य करते हैं शिकार करने का और भोजन संग्रहण करने का। आप लोग देख सकते हो कि इमेज चलती दिख रही होगी फिर से आपको, जिसके अंदर आदिम लोग जो है यानी आदि मानव जो है किस प्रकार से शिकार कर रहे हैं। उसके बाद में 3 नंबर की अगर बात करें तो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो भोजन का संग्रह करते हैं या आखेट करते हैं, ये आखेट करके मार्केट में बेचने के लिए नहीं, बाजार में बेचने के उद्देश्य से नहीं करते, ये ओनली अपना जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। हाँ, सुबह शाम अपने कुछ खाने को मिल जाए, भूखा ना मरना पड़े, इसलिए ये लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं और भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में कि भोजन, वस्त्र, निवास व घरेलू आवश्यकताओं के लिए करते हैं। ये बात ये वापस से रिपीट होगी कि ये लोग जो क्या करते हैं, बाजार में व्यापार की दृष्टि से नहीं करते। थोड़े पुराने टाइम की बात की जा रही है, अभी हम थोड़े टाइम बाद फिर पढ़ेंगे, इतना कुछ समझने के बाद में, कुछ ये 8 पॉइंट समझने के बाद में और समझेंगे कि यही कार्य जो है ये तो पुराने टाइम की बात हो रही है कि आज से कुछ वर्ष पहले किया जाता था, और अब जो आधुनिक तरीके से जो किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले लोग क्या करते थे, ओनली भोजन या वस्त्र, निवास या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते थे। कम पूंजी की आवश्यकता होती थी, शिकार करना है या भोजन को इकट्ठा करना है तो इसके लिए भी शिकार करना है, तो अब पूंजी की कहाँ पर लगेगी, पूंजी की आवश्यकता कम ही होती है, सीधी सी बात है। थोड़े बहुत कोई 2-4 औजार चाहिए और उससे शिकार हो जाएगा। और कम ज्ञान की आवश्यकता होती थी, यूँ तो होता नहीं था कि भाई ठीक है ITI की डिग्री करनी है उसके बाद में शिकार कर पाएंगे हम लोग, या आखेट कर पाएंगे हम लोग, या भोजन संग्रहण कर पाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। तो कम पूंजी की और कम ज्ञान की आवश्यकता होती है इस कार्य को करने के लिए, आखेट को करने के लिए और भोजन को इकट्ठा करने के लिए। बस थोड़ा बहुत नॉलेज की जरूरत है, भी भोजन खराब ना हो, इकट्ठा किए उसका ध्यान रखना है, और आखेट करना है तो थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है, हल्का फुल्का ज्ञान जरूरी है कि भाई ऐसे ना हो शिकार करते करते खुद ही शिकारी बन जाए उसके।
सॉरी खुद शिकार बन जाए उसके बाद में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, कम। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का उत्पादन कम होता है। एक व्यक्ति का उत्पादन कम मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को अगर बात करें, जैसे समझने का प्रयत्न करते हैं, मान लेते 10 लोग जो है, आपको एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में देखो काफ़ी सारे लोग जो हैं मिलकर के एक शिकार कर रहे हैं और उन्होंने एक जानवर का शिकार भी किया है। तो ये लोग क्या है, संख्या इनकी ज़्यादा है शिकार करने वालों की, लेकिन शिकार जो शिकार किया इन्होंने उस जानवर की संख्या कितनी है, 1 है। यानी बात करें तो इसमें क्या हो गया कि संख्या जो है वो कम होगी, मतलब जानवर की संख्या कम होगी और लोगों की संख्या बढ़ गई। इसके कारण क्या हो गया कि प्रति व्यक्ति के हिस्से में थोड़ा आया, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में थोड़ा आ रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि पत्थर, तीर व लकड़ी के औजार का प्रयोग करते हैं ये लोग, कि ये लोग जो है ज़्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे पहले के लोग। ये या तो पत्थर से बने हुए कोई औजार हो, या तीर हो, तीरबाण हो, या फिर लकड़ी से कोई बना हुआ औजार हो, कोई भाला वगैरह हो, इस प्रकार से। तो उनसे क्या है, ये ऐसे औजारों का प्रयोग करके शिकार करते थे और भोजन को संग्रह करने का कार्य करते थे। आधुनिक तरीके से शिकार करने से जंतु जो लुप्त और संकट में हैं, इस बात को समझने के लिए हमें जो है आगे कुछ और समझना पड़ेगा कि अब जो है ये इतने 7 पॉइंट तो है, ये तो किए थे प्राचीन बात, कि जो प्राचीन लोग जो है वो शिकार करते थे, प्राचीन लोग शिकार करते थे, वो क्यों करते थे, या उनकी विशेषता क्या रही होगी, या किस प्रकार से शिकार करते थे, उनका रीजन क्या था। लेकिन अब बात की जा रही है कि अब आधुनिक तरीके से शिकार करने लग गए थे लोग, यानी कि टेक्निकल रूल से। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था कि शिकार के दौरान, मतलब जैसे बंदूक वगैरह या जैसे और कोई आधुनिक जैसे और कोई औजार है, उससे शिकार करने लगे। उससे शिकार का मतलब ये हो गया कि शिकार जो है उसकी संख्या बढ़ने लगी, यानी कि लोग जो है शिकार जो ज़्यादा संख्या में करने लगे। उससे अब जंतु क्या है, लुप्त और संकट होने के कगार में। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अभी बाघ परियोजना चल रही है, बाघों को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या है कि शिकारियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब जो है ऐसे जंतु जो है लुप्त होने की कगार पर रखे हैं। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्य भी किया गया था 1972 के अंदर, जब भारत सरकार को लगा भी शिकार जो है आवश्यकता से ज़्यादा किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने क्या किया, 1972 के अंदर रोक लगा दी। एक अधिनियम लेकर आए थे, एक एक्ट लेकर आए थे 1972 नाम से। वो एक्ट ये था कि उसके अंदर जो शिकार है उस शिकार पर रोक लगा दिया गया कि अब कोई भी है, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, या राजा है या महाराजा है, या कोई बड़ा मंत्री है, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, कोई भी XYZ, तो किसी भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति जो शिकार नहीं कर सकता। और ये सबके लिए कानून लागू कर दिया था, और कानून लागू किया था 1972 में। और उस कानून के तहत ही आपको एक छोटा सा एक और पॉइंट बता देता हूँ कि आप लोग सलमान खान को तो जानते ही हो कि उन्होंने हिरण का जो शिकार किया था उसके ऊपर अभी भी उन पर मुकदमा चल रहा है। अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्टों के अंदर तारीख जो पड़ रही है, और आगे से आगे वो मामला बढ़ रहा है। तो ये कुछ इस एक्ट की देन थी कि उनके ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ गई एक छोटे से शिकार करने के कारण। वैसे जरूरी भी है कि अगर हम लोग शिकार पर रोक नहीं लगती तो लोग अंधाधुंध तरीके से शिकार करते और जो प्रजातियां वो लुप्त हो जाती। आपको समझ में आया होगा कि आखेट और भोजन संग्रहण की विशेषता क्या थी प्राचीन के हिसाब से, पुराने लोगों के हिसाब से। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आधुनिक तरीके से लोग जो है शिकार या आखेट कर रहे हैं, या भोजन संग्रहण कर रहे हैं, या व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए अभी अपनी बात कर लेते हैं व्यापार के लिए एकत्रीकरण, यानी कि आखेट और जो भोजन का संग्रहण हम लोग जो कर रहे थे, शिकार कर रहे थे और जो भोजन का संग्रह कर रहे थे, वो अभी तक हमने जितने भी 7 पॉइंट देखे थे, वो सातों के सातों पॉइंट हमारे क्या थे, प्राचीन तरीका था। वो प्राचीन लोग क्यों करते थे इसके बारे में देखा था। अभी हम वापस से एक बार फिर बात कर रहे हैं आखेट की और भोजन संग्रहण की, कि लोग आजकल जो है भोजन का संग्रह क्यों करते हैं। दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि व्यापार के लिए, कि व्यापार के लिए लोग जो है वो किस प्रकार से भोजन का संग्रह करते हैं, कि कीमती पौधों की पत्तियां और ये छाल लिख लेना यहाँ पर, छाल व औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचते हैं। आप लोग देखते होंगे कि हमें मार्केट में जो है आजकल जो है जो आपकी शॉप वगैरह होती है, वहाँ पर मार्केट में आपको जो है बहुत सारे यहाँ पर मतलब छाल मतलब वगैरह मिलती है, कुछ पत्तियाँ वगैरह मिलती है, जिनसे आजकल क्या की जाती है, देसी दवाइयाँ बनाई जाती है, देसी दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो आप लोगों को ये मार्केट में मिलते होंगे, तो ये बहुत महंगे भी मिलते हैं आपको।
आप जाकर के कभी पता करना, आपको मौका मिले तो कभी आप जाकर के पता करना। तो आपको ये जो हम लोग जिसे नॉर्मल, जिसे देखने में यूँ लगता है कि ये नॉर्मल से छाल सी है या नॉर्मल पत्ती सी है, उसका रेट जो है 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये, 5000 रुपये तक का वो मिलता है, यानी कि केजी के हिसाब से या उनके अलग अलग माप तोल होते हैं उसके हिसाब से वो मिलते हैं। यानी कि क्या बताया गया है कि कीमती जो पौधे हैं उनकी पत्तियाँ और जो छाल है, यानी उनकी जो छाल है उन छाल व औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ये हो गया एक रीजन। दूसरा, व्यापार के लिए पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये कुछ लिखे हैं मैंने कि छाल का उपयोग लोग क्यों करते हैं। कुनैन से तो आप सारे परिचित होंगे कि कुनैन की जो गोलियां बनती है वो किससे बनती है, छाल से बनती है, कुनैन की गोलियां, ठीक है। और नहीं दिख रहा तो आपको सामने एक स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी, फोटो दिख रही होगी, आपको दिख गया होगा कि कुनैन की गोलियां कैसी होती है। उसके बाद में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। टेनिन क्या होता है कि ये एक प्रकार का एक ऐसा मतलब एक प्रकार की ऐसी छाल होती है जो क्या करता है, चमड़े को साफ करने का काम करता है। जैसे जो पशुओं की जो चमड़ी वगैरह होती है, जो चमड़ा हम निकालते हैं, तो वो जो चमड़ा है उसको साफ करने का, क्लीन करने का काम करता है ये जो टेनिन होता है। ये टेनिन प्रकार की जो छाल होती है, या टेनिन जिसको नाम दिया गया एक प्रकार की छाल है टेनिन, जो क्या करती है, चमड़े को साफ करने का काम करती है। और ये कोरक, ये सारे जो कार्य हैं ये छाल के अंदर इनका या आप बोलें कि छाल का जो प्रयोग है इनमें किया जाता है कि कुनैन की गोलियां बनाने में किया जाता है, चमड़े को साफ करने में जो जिसको टेनिन बोलते हैं उसमें, या कोरक, इस प्रकार में ये छाल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पत्तियों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पत्तियों का उपयोग जैसे पेय पदार्थ, जैसे आप लोग चाय वगैरह पीते हो या कॉफ़ी वगैरह पीते हो, तो आप देखते हो कि जो चाय के बागान लगे होते हैं वहाँ पर वो पत्तियाँ तोड़ी जाती है। आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी कि जो आपकी चाय की खेती है वहाँ से आपको औरतें जो है वो पत्तियाँ तोड़ती दिख रही होगी, और वो पत्तियाँ तोड़ करके वो इकट्ठी करती हुई दिख रही होगी आपको एक टोकरे से के अंदर। तो ये क्या करती है, इन पत्तियों को तोड़ करके इकट्ठा करती है और उसके बाद में मशीनों के द्वारा उसको पेय पदार्थ के रूप में, यानी जो पीने वाली जो चाय आती है मार्केट में, जो हमें कुछ दानों के रूप में मिलती है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ दवाइयाँ बनती है पत्तियों से, और कुछ सौंदर्य सामग्री भी बनती है। जैसे आप लोग आजकल एड वगैरह भी आती है कि इसमें नीम की पत्तियों का या हल्दी का अंश है या नीम की पत्तियों का अंश है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर एड वगैरह आती है कि ये यानी कि देसी जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। तो ये वो देसी जड़ी बूटियाँ वही है कि सौंदर्य सामग्री का कार्य करती है, यानी सौंदर्य सामग्री में भी इनका पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात करें रेशों में, रेशों से जैसे तो रेशा जो है, रेशा से क्या किया जाता है, जैसे कपड़े बनाने का काम किया जाता है। तो ये रेशा जो है ये व्यापार के उद्देश्य से इसको इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ताकि कपड़ा बनाने में काम में आए। उसके बाद में फल को क्यों एकत्रित किया जाता है, ताकि भोजन के रूप में भी उसका इस्तेमाल कर सके या तेल के रूप में। अब फल से तेल कैसे, अब फल का मतलब यूँ नहीं है कि बस जो अमरूद है, जो सेब है वो हमारे मिल रहे हैं, केसर, उनसे तो तेल निकलता नहीं है। तो आपकी मूंगफली भी फल के अंदर गिनी जाएगी, वो भी एक प्रकार का फल है और जो तेल के निर्माण में भी सहायक है उस प्रकार के, और भी बहुत सारे फल हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो पौधा होता है उसका तना भी किस काम में आता है, तो रबड़ वगैरह बनाने में या गोंद वगैरह या रेजिन वगैरह इनके निर्माण में काम में आता है। तो ये सारा का सारा आप देखते हो कि सारा का सारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में मिलता है। यानी आजकल लोग जो है वो समझदार हो गए हैं, टेक्निकल तरीके से जो है इनका एकत्रीकरण करते हैं, या आधुनिक तरीके जो लगा करके अच्छे से क्या करते हैं, इनको संभाल कर रखते हैं, इन जड़ी बूटियों को एकत्रित करते हैं, बाद में अच्छे रुपए और अच्छे दाम के साथ में इनको बाजार में बेचते हैं। यूं नहीं कि पहले लोगों की तरह बस जीवन यापन करने के लिए करते हैं। आजकल लोग जो है मार्केट में, बाजार में व्यापार के उद्देश्य से इनका एकत्रीकरण करते हैं। अब समझने का प्रयत्न कीजिए। एक छोटा सा नाम लिखा है हमने यहाँ पर, चिकल। ये चिकल क्या है, आपने नाम सुना होगा कि मार्केट में हमें एक सेंटर फ्रूट नाम से एक बच्चों के खाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है, एक टॉफ़ी आती है जिस पर लिखा होता है सेंटर फ्रूट। और हमारे एक मानसिकता भी बनी हुई है कि सेंटर फ्रूट, कोई बोलता है कि गाय की चर्बी से बनी है, कोई बोलता है कि सूअर की चर्बी से बनी है, इस प्रकार से। तो ये आज के बाद में ये चीज़ छोड़ देना कि ये गाय के मांस से या सूअर की चर्बी से बनी है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ये जो चिकल है वो क्या है, एक प्रकार का जेपोटा नाम का आपका वृक्ष होता है। उस वृक्ष के जिस प्रकार से उस वृक्ष पर जैसे दूध होता है, दूध लगता है, गोंद टाइप होता है, उस गोंद से इसको बनाया जाता है या इसका निर्माण किया जाता है। तो ये जेपोटा नाम का आपका जो वृक्ष होता है,
तो ये जो आपकी च्युइंगम जो होती है, जो हमें मार्केट में खाने के लिए मिलती है, जो चबाने वाला जिसको हम गोंद बोलते हैं, जो चिपचिपास होता है, जो ये लंबा बढ़ता जाता है, तो जो च्युइंगम जो है, ये चिकल जो है वही है, जो यानी च्युइंगम यानी चबाने वाला जो गोंद है उसको चिकल बोलते हैं। ये जेपोटा नामक जो वृक्ष होता है, आपको इमेज दिख रही होगी सामने जेपोटा नामक वृक्ष की। ये ऐसा एक पेड़ होता है जिस पर ये चिकल लगता है, यानी कि एक प्रकार का ये दूध बोल दो या एक प्रकार का गोंद बोल दो, उस दूध से या उस गोंद से ये इसका निर्माण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और समझ में आया होगा कि प्राथमिक क्रियाएं लोग जो करते हैं, आखेट जो करते हैं, शिकार यानी कि शिकार जो करते हैं या भोजन का एकत्रीकरण करते हैं, वो किस लिए करते हैं और इनका उपयोग जो है मानव जीवन के लिए किस प्रकार से है या व्यापार की दृष्टि से किस प्रकार से है। आपने समझा होगा कि आपको जो मैंने मैप के द्वारा ये भी समझाने का प्रयत्न किया था कि कौन कौन से एरिया में अक्षांशों की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो धन्यवाद।